हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये जो है वो मच अवेटेड चैप्टर है क्लास 10 की साइंस का, क्योंकि इसके अंदर हम अपने आप की और अपने आसपास की चीज़ों की फॉर्मेशन प्रोसेस को समझने वाले हैं और साथ में काफ़ी सारी और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब कि ये ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं होती, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के जैसी। लेकिन ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, वो ये चाहता है कि उसकी स्पीसीज लॉन्ग टाइम तक इस अर्थ पर सर्वाइव करे। और इसी सर्वाइवल के कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो अब सवाल हमारे माइंड में ये आता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या वो रिप्रोडक्शन की प्रोड्यूस में अपने आप की एग्जैक्ट कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो होता क्या है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तब हमारे सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन होता है और उसकी कॉपीज बनती हैं। और डीएनए कॉपिंग में एडिशनल सेलुलर अपरेटस भी क्रिएट होते हैं, यानी कि सेल के कुछ और पार्ट्स भी इस प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। तो जब भी डीएनए की कॉपिंग की प्रोसेस होती है तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन यानी कि चेंज हमें देखने को मिलता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। मतलब कि रिप्रोडक्शन में जो डीएनए कॉपी होती है वो सिमिलर होती है पर बिल्कुल आइडेंटिकल यानी कि बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। और ये जो डीएनए कॉपिंग के टाइम पर वेरिएशन होता है वो बेसिस होता है इवोल्यूशन का। तो अब हम देखते हैं कि वेरिएशन क्यों जरूरी होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वेरिएशन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है इवोल्यूशन के लिए। इसे आप ऐसे समझिए कि मान लो कि कोई रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर पॉपुलेशन सूटेड है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रहने के लिए, और अगर उस पर्टिकुलर निच पर कोई ड्रास्टिक चेंज आता है जैसे कि वाटर लेवल में चेंज, टेम्परेचर में चेंज, तो उस चेंज के कारण पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है वो वाइप्ड आउट हो जाएगी यानी कि खत्म हो जाएगी। और अगर उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कुछ वेरिएशन होंगे तो उस पॉपुलेशन के सर्वाइव करने के कुछ चांसेस होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वेरिएशन होता है वो यूजफुल होता है किसी भी स्पीसीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। तो अब हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, जिसमें कि पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम इन दोनों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि रिप्रोडक्शन का ऐसा मोड जिसमें कि सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ फीचर्स को, यानी कि फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका पहला फीचर है इट कंज्यूम्स लेस टाइम एंड एनर्जी। यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कम टाइम और कम एनर्जी इन्वॉल्व होती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और इसीलिए वो पर्टिकुलर पेरेंट जब मैच्योर हो जाता है तो वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होता रिप्रोडक्शन के लिए। इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम टाइम और कम एनर्जी इन्वॉल्व होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा फीचर है इट इन्वॉल्व्स लेस वेरिएशन विच डज नॉट लीड टू इवोल्यूशन। तो आप जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से उसी पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। तो जब सेम ही कैरेक्टर्स उसके ऑफस्प्रिंग्स में जाएंगे तो उसकी वजह से वेरिएशन काफ़ी कम होगा, जिससे इवोल्यूशन हमें काफ़ी नामात्र के लिए देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें हमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण ऑफस्प्रिंग्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल पेरेंट के आ जाते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल पेरेंट के आ जाते हैं, जिससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो काफ़ी डिफरेंट होता है उनके पेरेंट्स से, जिससे वेरिएशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली 6 टाइप्स का होता है।
जो कि है फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अब हम एक एक करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सभी पार्ट्स को अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं फिजन से। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर सेपरेट डॉटर सेल्स। मतलब कि किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का 2 या 2 से ज्यादा सेपरेट सेल्स में डिवाइड होना ही फिजन कहलाता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फिजन होता है वो हमें केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में हमें फिजन की प्रोसेस देखने को नहीं मिलती है। और ये जो फिजन होता है इसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, जो कि है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो इन्हें हम समझते हैं। When an unicellular organism divides its body into 2 new bodies, then such a fission is called binary fission। यानी कि फिजन की प्रोसेस में कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, ईटीसी। तो अब हम देखते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो ये तो हमने जान लिया कि जो अमीबा होता है वो बाइनरी फिजन की प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन हमें अब यहाँ ये देखना है कि आखिर ये प्रोसेस होती कैसे है। तो ये है एक पेरेंट अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले इस अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ टाइम बाद ये सेल है उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। और जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो वो 2 अलग अलग डॉटर सेल्स को फॉर्म कर देगा। तो जब ये डॉटर सेल मैच्योर हो जाएंगी तो वो भी फर्दर इसी प्रोसेस से बाइनरी फिजन की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगी। तो अब हम देखते हैं फिजन के दूसरे टाइप को, जो कि है मल्टीपल फिजन। तो द प्रोसेस इन विच मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल इंस्टेड ऑफ 2 डॉटर सेल्स। मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है उसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। तो गाइस आपने देखा होगा कि मलेरिया जो है वो हमारी बॉडी में काफी तेजी से फैलता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मलेरिया का जो कॉजिंग एजेंट होता है प्लाज्मोडियम, वो हमारी बॉडी में मल्टीपल फिजन की प्रोसेस से डिवाइड हो रहा होता है, जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम काफी जल्दी हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो अब हम देखते हैं दूसरे टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जो कि है बडिंग। तो इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन विच एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम अ बड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी मेथड होती है जिसमें कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से एक बड डेवलप होता है जो कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो अब हम ये देखते हैं कि हाइड्रा में बडिंग कैसे होती है। तो मान लो कि ये है हमारा फुली मैच्योर हाइड्रा और इसके किसी पार्ट पर कोई टिनी बम्प अपीयर हो रहा है, तो ये जो पेरेंट हाइड्रा है वो इस बम्प को बड में डेवलप करता है। तो ये जो बड अपीयर हुआ है वो ग्रो करेगा उसी पेरेंट प्लांट पर, और जब ये बड फुली मैच्योर हो जाएगा तो वो ब्रेक हो जाता है और वो इंडिपेंडेंट नया हाइड्रा फॉर्म कर लेता है। तो अब हम देखते हैं तीसरे टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ टिनी स्पोर्स विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। यानी कि ये एक ऐसी मेथड होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें पेरेंट प्लांट सैकड़ों छोटे छोटे टिनी स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है जो कि नए प्लांट्स में ग्रो हो सकते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ नॉन फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि फंगी, राइजोपस और बैक्टीरिया में ही देखने को मिलती है। तो अब हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं वो है फुली मैच्योर राइजोपस। इसमें आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो है हाइपे। तो ये जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है। और इन सभी हाइपेस के ऊपर जो ब्लॉक्स बने हुए हैं इन्हें हम कलेक्टिवली स्पोरेंजिया बोलते हैं। और इन ब्लॉक्स के अंदर जो छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट हैं इन्हें स्पोर्स कहा जाता है। और ये जो ब्लॉब है या स्पोरेंजिया है वो स्पोर्स को प्रोटेक्ट करता है कंप्लीटली मैच्योर होने तक। और जब ये स्पोर्स कंप्लीटली मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्पोरेंजिया है वो बर्स्ट हो जाता है, यानी कि फट जाता है, और इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो विंड के कारण अलग अलग डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाते हैं। और अगर इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो नए राइजोपस में फॉर्म हो जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि जो स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो इसका पहला एडवांटेज है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्पोरेंजियम विच लीड टू प्रोडक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। यानी कि स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस में एक बार में काफी ज्यादा स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग से प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। और इसका दूसरा एडवांटेज है स्पोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली बाय एयर टू फार ऑफ प्लेसेस टू अवॉइड कंपटीशन एट वन प्लेस।
यानी कि जो स्पोर्स होते हैं वो एयर के द्वारा अलग अलग प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिससे कि एक जगह पर कंपटीशन कम हो जाता है जगह के लिए। और इसका तीसरा एडवांटेज है, स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक बॉल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। यानी कि जो स्पोर्स होते हैं वो थिक बॉल से कवर्ड होते हैं, जो कि उसे अनफेवरेबल कंडीशन से प्रिवेंट करती है। तो अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगले पार्ट को, जो कि है फ्रेगमेंटेशन। तो इट इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which an organism breaks down into several fragments. It occurs only in the case of multicellular organism. It does not occur in unicellular organism. मतलब कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी फॉर्म होती है जिसमें कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ हमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ही देखने को मिलती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगारा, आपने देखा होगा कि किसी तालाब के ऊपर पूरी एल्गी की एक लेयर बन जाती है। तो ये जो लेयर होती है वो कई पार्ट्स या फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। तो जो पार्ट डिवाइड हो जाता है वो एक नया पार्ट डेवलप कर लेता है। तो अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगले पार्ट को, जो कि है रीजनरेशन। इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर द ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रीग्रोइंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ दिस बॉडी लूजेस देम। मतलब कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म के सर्टेन पार्ट्स में कैपेसिटी होती है उन पार्ट्स को रीग्रो करने के लिए जब वो उन्हें लूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल प्लानेरिया, स्टारफिश, ईटीसी। तो आपको ये याद रखना है कि ऑर्गेनिज्म के हर पार्ट में रीजनरेट होने की एबिलिटी नहीं होती। जिन सेल्स में रीजनरेशन की एबिलिटी होती है वो ही दोबारा रीग्रो हो सकते हैं। तो अब हम समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगले पार्ट को, जो कि है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम डिटैच्ड वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो ये जो है वो ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि प्लांट के डिटैच्ड वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ हमें ये याद रखना है कि जो न्यू प्लांट है वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से फॉर्म होता है, ना कि रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तो अगर हम वेजिटेटिव पार्ट की बात करें तो वो हो जाएंगे रूट, स्टेम, लीव्स, ईटीसी। और प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। तो अभी हम सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन को समझेंगे, और रिप्रोडक्टिव पार्ट से प्लांट की फॉर्मेशन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो प्रोसेस होती है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सब कुछ अपने आप हो जाता है, इसमें ह्यूमंस को अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। और ये जो है वो प्लांट्स के तीन वेजिटेटिव पार्ट, जो कि रूट, स्टेम और लीफ से होती है। तो अगर हम बात करें रूट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो वो हमें देखने को मिलती है स्वीट पोटैटो में। तो स्वीट पोटैटो में जो मॉडिफाइड रूट होती हैं वो नए स्वीट पोटैटो के प्लांट में डेवलप हो जाती हैं। तो अगर हम देखें वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम में, तो वो हमें देखने को मिलती है पोटैटो में। तो पोटैटो खुद एक स्टेम होता है, और आपने देखा होगा कि जब हम पोटैटो को थोड़े समय के लिए रख देते हैं तो उसमें से छोटे छोटे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, जिससे कि नया प्लांट फॉर्म हो जाता है। और अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीव्स के द्वारा, तो वो हमें ब्रायोफाइलम के अंदर देखने को मिलता है। तो जो ब्रायोफाइलम होता है उसकी लीव से ही पूरा का पूरा प्लांट फॉर्म हो जाता है। तो अब हम देखते हैं दूसरे टाइप के वेजिटेटिव प्रोपगेशन को, जो कि है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हमें अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन तीन मेथड से किया जाता है, जो कि है कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। तो अब हम इन तीनों को अच्छे से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं कटिंग से। तो इस प्रोसेस में प्लांट के स्टेम को कट कर लिया जाता है और उसे फेवरेबल कंडीशन देके न्यू प्लांट में ग्रो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रोज, यानी कि गुलाब। तो जो रोज होता है, अगर आप उसकी स्टेम को कट कर देते हैं और उसे फेवरेबल कंडीशन देके लगा देते हैं तो वो न्यू रोज प्लांट में ग्रो हो जाता है। तो अब हम देखते हैं दूसरे टाइप के आर्टिफिशियल प्रोपगेशन को, जो कि है ग्राफ्टिंग। तो इसमें क्या है, दो डिजायरेबल प्लांट को कट किया जाता है और उन्हें ज्वाइन कर दिया जाता है, फिर उन्हें ग्रो किया जाता है एज अ सिंगल प्लांट। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि हम कोई भी दो प्लांट्स को कट करके नहीं जोड़ सकते, हम केवल क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को ही आपस में कट करके जोड़ सकते हैं। और इस प्रोसेस में हम प्लांट को कुछ ऐसे कट करते हैं कि वो आपस में ओवरलैप हो जाए और अच्छे से ज्वाइन हो जाए, और हम जो कटेड पार्ट होता है प्लांट का उसे अच्छे से बांध देते हैं या कहें कवर कर देते हैं। तो ग्राफ्टिंग की प्रोसेस में जो ऊपर वाला कटेड पार्ट होता है उसे सायन बोलते हैं, और दूसरे प्लांट का जो रूटेड पार्ट है उसे स्टाक कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल को हम देखें तो वो हो जाएंगे मैंगो, रोज, ईटीसी।
तो अब हम देखते हैं तीसरे टाइप के आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन को, जो कि है लेयरिंग। तो इसके अंदर प्लांट की एक ब्रांच को ग्राउंड की तरफ पुल किया जाता है और उसके कुछ पार्ट को सॉइल से कवर किया जाता है और ब्रांच की जो टिप होती है उसे ग्राउंड से ऊपर रखा जाता है। तो जब ऐसा किया जाता है तो ब्रांच का जो पार्ट ग्राउंड में दबा हुआ रहता है वहां से न्यू रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैस्मीन, लेमन, ईटीसी। तो यहाँ पर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो खत्म होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इसे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन जब दो डिफरेंट सेक्सेस के ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन हो, और दो डिफरेंट सेक्सेस का मतलब यहाँ मेल और फीमेल से है। तो जब मेल इंडिविजुअल के गैमेट और फीमेल इंडिविजुअल के गैमेट एक साथ फ्यूज होते हैं तब एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो अब हम देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है। तो आपने अभी कुछ टाइम पहले देखा था कि जो वेरिएशन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्पीसीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। और हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो जब दो पेरेंट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो जो वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से स्पीसीज लंबे समय तक सर्वाइव करेंगी और साथ ही साथ जो इवोल्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस मोर वेरिएशन एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच लीड टू मोर इवोल्यूशन एंड वेरिएशन। तो अब हम देखते हैं डिफिकल्टीज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में डीएनए की कॉपी बनती है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और जब दोनों पेरेंट का डीएनए कॉपी होगा तो डीएनए डबल हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें जर्म सेल्स कहा जाता है। तो जो जर्म सेल होते हैं उन्हें सेक्स सेल्स, गैमीट्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहा जाता है। तो अगर कहीं पर भी आपको इन चारों टर्म्स में से कोई भी टर्म सुनने को मिलता है तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जर्म सेल्स की ही बात हो रही है। तो इन जर्म सेल के अंदर हाफ क्रोमोसोम यानी कि हाफ डीएनए होता है। तो जब दो ऑर्गेनिज्म के जर्म सेल्स आपस में मिलते हैं तो दोनों के आधे आधे क्रोमोसोम्स फ्यूज हो जाते हैं और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि जो फीमेल जर्म सेल होता है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है और उसमें फूड स्टोर होता है, और वहीं पर जो मेल जर्म सेल होते हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी कि वे मूव कर सकते हैं और साइज में काफ़ी छोटे होते हैं। तो अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक इम्पोर्टेंट इवेंट को, जो कि है फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सेल कॉल्ड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट एक साथ फ्यूज होते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे हम आगे और भी अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसे हम समझेंगे हिबिस्कस के प्लांट के थ्रू। तो ये है हमारा हिबिस्कस का फ्लावर। तो किसी भी फ्लावर में चार पार्ट होते हैं, जो कि है सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। तो जो स्टेमन और पिस्टिल होता है वो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ही जर्म सेल्स पाए जाते हैं। तो इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेसिस पर फ्लावर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अगर किसी फ्लावर में कोई एक भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टेमन या पिस्टिल, तो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पपाया एंड वाटरमेलन। और अगर किसी फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, स्टेमन और पिस्टिल, तो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि स्टेमन और पिस्टिल फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो अब हमें देखना ये है कि कौन सा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और कौन सा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है, जो कि येलोइश होते हैं कलर में। आपने देखा होगा कि हमारे हाथ हल्के पीले हो जाते हैं जब हम प्लांट्स के स्टेमन को टच करते हैं। और इस स्टेमन के फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, जो कि है एंथर और फिलामेंट। और जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि फ्लावर के सेंटर पर प्रेजेंट होता है। और इस पिस्टिल के भी फर्दर तीन पार्ट होते हैं, जो कि है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो अब आप इस पिक्चर को देखिए, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि है पिस्टिल। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर आ जाते हैं
और एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स के आने की जो प्रोसेस होती है उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। और ये जो पोलिनेशन होता है वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है, जो कि है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। तो जब सेम फ्लावर के एंथर के पोलन ग्रेन्स जब उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर अटैच हो जाते हैं तो उस पोलिनेशन को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और जब किसी दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर डिपॉजिट होते हैं तो ऐसे पोलिनेशन को हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि सेल्फ पोलिनेशन केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही देखने को मिल सकता है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों फ्लावर में देखने को मिल सकता है। तो अब सवाल हमारे माइंड में ये आता है कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं क्या ये अपने आप स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये पोलन ग्रेन्स कुछ एजेंट के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो अब हमें ये देखना है कि जब पोलन ग्रेन्स किसी एजेंट के द्वारा स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तब उसका क्या होता है। तो इसके लिए हमें उसी पिक्चर को दोबारा ध्यान से देखना होगा। तो मान लो कि ये पोलन ग्रेन्स इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर आ गए हैं। तो जब पोलन ग्रेन्स सुटेबल स्टिग्मा पर आ जाते हैं तो उन्हें जर्म सेल तक पहुंचना होता है, जो कि ओवरी में लोकेटेड रहते हैं। तो इस पोलन ग्रेन को ओवरी को रीच करने के लिए इस पोलन ट्यूब से पास होना होता है, जिसे कि स्टाइल कहा जाता है। तो जब पोलन ग्रेन्स ओवरी में पहुंच जाते हैं तो वो ओवरी के सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्म कर लेते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है और जाइगोट बन जाता है तब जाइगोट, जो कि सेल का एक गुच्छा होता है, वो सेवरल टाइम डिवाइड होता है ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो को फॉर्म करने के लिए। तो जो ओव्यूल होता है वो एक टफ कोट डेवलप करता है, जो कि ग्रेजुअली एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप यहाँ देखिए, ये जो पार्ट है वो है ओवरी और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये है ओव्यूल और इसके अंदर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये है फीमेल जर्म सेल। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इन्हीं जर्म सेल्स के साथ फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्म करते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इस ओव्यूल के ऊपर एक थिक टफ कोट फॉर्म हो जाती है, जो कि ग्रेजुअली एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओवरी होती है वो काफी जल्दी ग्रो होती है और फ्रूट को फॉर्म करती है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है गुआवा का फ्रूट। और जब तक ये सब कुछ होता है तब तक फ्लावर के और पार्ट जैसे कि पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल और स्टिग्मा सिकुड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। तो जो सीड होता है उसमें फ्यूचर प्लांट होता है और अगर उसे अप्रोप्रिएट यानी कि सही कंडीशन मिलती है तो वो भी एक नए प्लांट में फॉर्म हो जाता है और इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे काम करते हैं, लेकिन हमें अभी फ्लावर के दो और पार्ट्स को समझना है, जो कि है सेपल और पेटल। तो जो सेपल होता है वो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को उसकी इनिशियल स्टेज में, यानी कि जब फ्लावर ग्रो होना स्टार्ट ही हो रहा होता है तो सेपल उसे प्रोटेक्ट करता है। और जो पेटल होता है वो फ्लावर को अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि छोटे छोटे एनिमल्स और इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई एटसेट्रा, जिससे कि पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। तो अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है डबल फर्टिलाइजेशन। तो आइए समझते हैं इसे। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग along with the union of second male gamete with the two polar nuclei और the second nucleus is called double fertilization। तो जब एक मेल गैमेट का फ्यूजन होता है एग के साथ, उसी के साथ दूसरे मेल गैमेट का फ्यूजन होता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अब आप इसे इस डायग्राम की हेल्प से समझिए। तो ये है ओवरी, जिसके अंदर रिलीज हुए पोलन ग्रेन्स या जर्म सेल्स आ चुके हैं, और ये आपको दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है पोलर न्यूक्लियाई। तो इस प्रोसेस में दो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ओव्यूल के अंदर एंटर करते हैं। तो ओव्यूल के अंदर यहाँ पर ये एग प्रेजेंट है और ये पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो जो दो मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई में एंटर हुए थे उसमें से फर्स्ट मेल गैमेट या पोलर न्यूक्लियाई जो है वो एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, जो कि जाइगोट फॉर्म करेगा, और इस प्रोसेस को सिनगैमी कहा जाता है। और जो सेकेंड मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा इन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पर हुआ क्या? तो सबसे पहले दो मेल गैमेट ओव्यूल के अंदर एंटर हुए, जिसमें से एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है और इसे सिनगैमी कहते हैं। वहीं पर जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है और एंडोस्पर्म फॉर्म करता है, और इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। और ये जो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है इसे मिलाकर ही हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है वो कैसे काम करती है।
तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी बॉडीज में कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो चेंजेस होते हैं इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले चेंजेस में हम देखते हैं कि अर्ली एजेस में हमारी जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करती है और हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं यानी कि दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और उनकी जगह पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। इन चेंजेस को हम ग्रोथ चेंजेस कंसीडर करते हैं। एक और टाइप के चेंजेस हमें हमारी बॉडी में अर्ली टीनेज ईयर में देखने को मिलते हैं जो कि है रिप्रोडक्टिव चेंजेस। तो टीनेज ईयर की अगर हम बात करें तो वो होती है लगभग 12 से 13 साल की एज। तो आइए अब हम इन चेंजेस को देखते हैं। तो कुछ चेंजेस जो हैं वो बॉयज और गर्ल्स में कॉमन होते हैं, तो पहले हम उन्हीं चेंजेस को देखते हैं। तो ऐसे टोटल 4 चेंजेस होते हैं जो कि कॉमन होते हैं बॉयज और गर्ल्स में, जिसमें कि पहला है ग्रोइंग ऑफ थिक हेयर ऑन द न्यू पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज आर्मपिट्स एंड द जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइज। यानी कि हम देखते हैं हमारी बॉडी के न्यू पार्ट जैसे कि आर्मपिट्स यानी कि कांख और जेनाइटल एरिया जो कि थाइज के बीच में होता है वहाँ पर थिक हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो जो एरिया होता है वो कलर में थोड़ा डार्कर हो जाता है। और दूसरा जो चेंज है वो ये है थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन फेस। यानी कि हमारे हाथ पैरों पर और हमारे चेहरे पर पतले पतले हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और तीसरा चेंज है द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स। यानी कि हमारी जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है और हमें पिंपल्स होना भी स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि अगर हम टीनेज ईयर में आ गए तो हमें पिंपल्स होंगे ही, ये हमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और चौथा जो कॉमन चेंज है वो ये है वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर इन न्यू वेज। यानी कि हम जो है वो अब कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी बॉडी की तरफ, अपने लुक्स की तरफ, और हमारा जो एटीट्यूड है अपोजिट जेंडर की तरफ उसमें भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन चेंजेस जो कि हमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो कि बॉयज़ में अलग होते हैं और गर्ल्स में अलग होते हैं, तो अब हम उन्हीं चेंजेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन चेंजेस को जो गर्ल्स में अलग होते हैं। तो गर्ल्स में ऐसे 3 टाइप्स के चेंजेस होते हैं, इसमें कि पहला है साइज ऑफ ब्रेस्ट बिगेन टू इंक्रीज। यानी कि गर्ल्स की जो ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा है डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ ब्रेस्ट। यानी कि जो ब्रेस्ट की टिप होती है या फिर जो निपल्स होते हैं वो डार्क हो जाते हैं कलर में। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज है गर्ल्स में वो ये है गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट अराउंड दिस टाइम। यानी कि गर्ल्स जो हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जिसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें बॉयज़ की तो उनमें भी कुछ अलग से चेंजेस होते हैं, जिसमें कि पहला है थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस। यानी कि बॉयज़ के फेस पर थिक हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम बियर्ड भी कहते हैं। और दूसरा जो चेंज है वो है बॉयज़ बिगिन टू क्रैक एंड बिकम हैवी। यानी कि बॉयज़ की आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो ये है कि साइज ऑफ पेनिस बिगिंस टू इंक्रीज एंड बिकम इनलार्ज एंड इंडिविजुअल बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि पेनिस का जो साइज है वो बढ़ने लगता है और वो बड़ा हो जाता है और जो इंडिविजुअल होता है वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए। तो ये चेंजेस आपने जो देखे जो कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में हो रहे थे, इनके 3 फीचर्स होते हैं, जिसमें कि पहला है ऑल दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली। यानी कि ये सभी चेंजेस जो अभी आपने पढ़े हैं वो काफ़ी स्लोली होते हैं। जैसे कि जब हमें दाढ़ी आना स्टार्ट होती है तो क्या पूरी दाढ़ी एक दिन में ही आ जाती है, या फिर जब हमारा पेनिस इनलार्ज होना शुरू करता है तो क्या वो एक दिन में ही बड़ा हो जाता है? तो ऐसा नहीं होता है, ये प्रोसेस स्लोली होती है। वहीं अगर हम बात करें गर्ल्स की तो उनमें भी ये चेंजेस धीरे ही होते हैं। जैसे कि उनके ब्रेस्ट का जो साइज है वो धीरे ही बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही ब्रेस्ट का जो साइज है वो बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं वो काफ़ी धीरे होते हैं। और इन चेंजेस का दूसरा फीचर है दिस डू नॉट हैपन इन ऑल एट सेम टाइम। यानी कि ये चेंजेस सब में एक साथ नहीं होते हैं। मान लो कि 2 इंडिविजुअल हैं सेम एज के, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उन दोनों में ये चेंजेस एक साथ ही होंगे। हो सकता है कोई इंडिविजुअल पहले रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाए और कोई बाद में मैच्योर हो। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं, किसी में जल्दी हो सकते हैं, किसी में थोड़े समय बाद हो सकते हैं। और अगर हम बात करें तीसरे फीचर की तो वो ये है ऑल दीज चेंजेस आर एक्सपेक्ट ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर ये चेंजेस बॉयज़ या गर्ल्स में हो रहे हैं तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपकी बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी है। तो आपने नोटिस किया होगा कि अर्ली एज में हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी जल्दी ग्रो होना स्टार्ट होती है, लेकिन जब टीनेज ईयर आ जाती है तो हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इसी कंडीशन को हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो हम सिंपली लिख सकते हैं द टाइम इन लाइफ व्हेन अ बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी।
यानी कि ऐसा टाइम जब बॉयज और गर्ल्स सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तो उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। और इसका जो टाइम होता है 10 to 14 ईयर फॉर गर्ल्स एंड 12 to 16 ईयर फॉर बॉयज। यानी कि गर्ल्स जो है वो 10 से 14 साल के बीच में प्यूबर्टी की कंडीशन में पहुंच जाती हैं और बॉयज जो है वो 12 से 16 साल के बीच में प्यूबर्टी की कंडीशन में पहुंचते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि गर्ल्स जो है वो बॉयज से थोड़ी जल्दी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाती हैं। तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल के जर्म सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो जर्म सेल्स होते हैं वो दो तरीकों से आपस में फ्यूज हो सकते हैं, जिसमें कि पहला है एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि इस प्रोसेस में जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने जर्म सेल्स को एक्सटर्नली रिलीज कर देते हैं, जैसा कि फ्लावर के केस में होता है। और दूसरा तरीका है इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल। तो इस तरीके में जो दोनों इंडिविजुअल होते हैं वो एक दूसरे की बॉडीज को ज्वाइन करते हैं, जिससे कि जर्म सेल्स का इंटरनली ट्रांसफर होता है। और जो इंटरनल ट्रांसफर है वो केवल मेटिंग की प्रोसेस के दौरान ही पॉसिबल होता है। तो अब सवाल ये आ रहा होगा हमारे माइंड में कि मेटिंग क्या होता है। तो मेटिंग को हम लिख सकते हैं, इट इज द पेयरिंग ऑफ अपोजिट सेक्स इंडिविजुअल फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि अपोजिट सेक्सेस के इंडिविजुअल मिलते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पर्पज को पूरा करने के लिए। तो अब आप देखिए कि यदि रियलिटी में मैटिंग की प्रोसेस को सक्सेसफुल होना है या फिर जर्म सेल का एक्चुअल में ट्रांसफर होना है तो दोनों अपोजिट सेक्स इंडिविजुअल पर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होने चाहिए। जैसे कि मेल इंडिविजुअल में पेनिस हेल्दी होना चाहिए और इरेक्ट होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें फीमेल इंडिविजुअल की, तो जैसे कि मेमल्स होते हैं उनका बेबी मदर की बॉडी में रहता है लंबे समय तक और बेबी के बॉर्न होने के बाद भी उसे मिल्क फीड कराना पड़ता है। तो मैटिंग के या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सक्सेसफुल होने के लिए मेल के पेनिस का हेल्दी होना जरूरी है और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ब्रेस्ट का मैच्योर होना भी काफी जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व सिस्टम पर। तो आप ये याद रखें कि यहाँ हम केवल ह्यूमंस की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि अलग अलग पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं टेस्टिस से। तो जो टेस्टिस होते हैं वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल्स में, जो कि पेयर में पाए जाते हैं। यानी कि ह्यूमन बींग्स में दो टेस्टिस होते हैं और ये जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो टेस्टिस होती हैं इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इनका पहला फंक्शन होता है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। यानी कि स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनका दूसरा फंक्शन है दे सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन विच रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन अपीयरेंस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो ये जो है वो एक हार्मोन को सीक्रेट करते हैं जो कि ये टेस्टोस्टेरोन जो कि स्पर्म्स के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। और ये ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है चेंजेस के लिए जो कि बॉयज की बॉडी में आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर। यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर बॉयज की बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं वो सब इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आते हैं। और क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसका तीसरा फंक्शन है दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म व्हेन द बॉडी हिट्स प्यूबर्टी। यानी कि ये जो है वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही बॉडी प्यूबर्टी को हिट करती है। तो आप देखिए कि पहले तो टेस्टिस स्पर्म्स के प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं जिससे कि प्यूबर्टी आती है। और जब प्यूबर्टी आ जाती है तो ये ही स्पर्म्स को प्रोड्यूस भी करने लगते हैं। तो इनके इन्हीं फंक्शंस के लिए इन्हें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट को जो कि है स्क्रोटम। तो जो स्क्रोटम और टेस्टिस होती हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं। जो टेस्टिस होती हैं वो एक ब्राउन सैक में लाई करते हैं जिसे कि स्क्रोटम कहा जाता है और ये जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड रहता है। और ये टेस्टिस और स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर इसीलिए लोकेटेड रहते हैं क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है जो कि स्क्रोटम उन्हें प्रोवाइड करता है। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगला पार्ट है पास डिफरेंस। तो जो स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं वो बास डिफरेंस के द्वारा ही यूरेथ्रा तक कैरी किए जाते हैं। और ये जो है वो एक लॉन्ग डक्ट होता है, इसीलिए इसे स्पर्म डक्ट या डक्ट डिफरेंस भी कहा जाता है। इसके बाद है यूरेथ्रा। तो ये जो है वो कॉमन पैसेज होता है यूरिन और स्पर्म्स के लिए। तो यूरिन और स्पर्म इसी कॉमन पैसेज से पास होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमसे यहाँ कुछ छूट गया है। तो अब आप सोचिए कि हमसे क्या छूट गया है, या फिर रहने दीजिए मैं ही बता देता हूँ कि हमसे छूट गया है प्रोस्टेट ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये। तो ये जो है वो एक मिल्की फ्लूइड सीक्रेट करते हैं जो कि स्पर्म्स की मोबिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि उन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं। और ये स्पर्म्स को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। और जब स्पर्म्स इस मिल्की फ्लूइड में मिक्स हो जाता है तो उस मिक्सचर को हम सीमन कहते हैं।
तो अब हम ये देखते हैं कि हम इतने टाइम से स्पर्म्स की बात कर रहे हैं कि आखिर ये स्पर्म दिखता कैसा है। तो स्पर्म जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसके आगे वाले पार्ट को हम हेड कहते हैं और ये वाला जो मिडिल वाला पार्ट है इसे मिडिल पीस कहा जाता है और इसके लास्ट वाले पार्ट को टेल कहा जाता है। तो अब हम एक बार दोबारा से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है टेस्टिस। तो इनमें जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और ये है ब्राउन सैक स्क्रोटम जो कि लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। और जब स्पर्म मैच्योर हो जाता है तो वो एपिडाइडिमिस के थ्रू वास्ट डिफरेंस में पहुंच जाता है। तो शायद ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, तो आपको ये याद रखना है कि स्पर्म मैच्योर होने के बाद एपिडाइडिमिस के थ्रू ही वास्ट डिफरेंस में पहुंचते हैं और जब स्पर्म्स वास्ट डिफरेंस में पहुंच जाते हैं उसके बाद वास्ट डिफरेंस उन्हें यूरेथ्रा तक ले जाती है। यूरेथ्रा जो कि एक कॉमन पैसेज होता है यूरिन और स्पर्म्स के लिए। तो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, वो ये है कि द स्पर्म्स एंड यूरिन कैन नॉट डिस्चार्ज टुगेदर, यानी कि जो यूरिन और स्पर्म्स होते हैं वो कभी एक साथ डिस्चार्ज नहीं हो सकते। यदि यूरिन डिस्चार्ज हो रही है तब स्पर्म डिस्चार्ज नहीं हो सकता और अगर स्पर्म डिस्चार्ज हो रहे हैं तब यूरिन डिस्चार्ज नहीं हो सकती। तो अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है और इसमें ये जो आपको ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है वो है ओवरी जो कि पेयर में प्रेजेंट होती है और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये है फैलोपियन ट्यूब जिसे कि ओविडक्ट भी कहा जाता है और ये है यूटेरस। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो है सर्विक्स और ये है वेजाइना। तो इनके फंक्शंस को समझने के लिए हमें ये समझना है कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में होता क्या है और जब आप उस प्रोसेस को समझ लेंगे तो आपको इन सभी के फंक्शंस अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले व्हेन मैटिंग अकर्स वेजाइना रिसीव्स स्पर्म सेल्स। तो जब मैटिंग यानी कि सेक्स होता है तो जो फीमेल्स की वेजाइना होती है वो स्पर्म सेल्स को रिसीव करती है। तो हमें यहाँ से वेजाइना का फंक्शन भी पता चलता है जो कि है स्पर्म सेल्स को रिसीव करना मैटिंग की प्रोसेस में। जब स्पर्म्स वेजाइना में आ जाते हैं तब स्पर्म्स आर कैरिड थ्रू द सर्विक्स एंड देन एंटर द यूटेरस, यानी कि स्पर्म जो है वो सर्विक्स के थ्रू यूटेरस में एंटर कर जाते हैं। और जब स्पर्म्स यूटेरस में एंटर कर जाते हैं तो जो ओवरीज होती हैं फीमेल्स की उनमें काफ़ी सारे इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं और जब बॉडी प्यूबर्टी को हिट करती है तो ये एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं और हर एक ओवरी अल्टरनेटिवली हर एक महीने में एक एक एग को रिलीज करती है और ओवरी जो एग को रिलीज करती है उसे फीमेल गैमीट, फीमेल जर्म सेल या ओवम भी कहा जाता है और ये जो ओवम या फीमेल गैमीट होती है वो ओविडक्ट में रिलीज होती है। तो अब जो एग है वो ओविडक्ट में आ चुका है। तो अब हम बात करते हैं स्पर्म्स की। तो जब भी मैटिंग होती है तो उस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एंटर करते हैं वेजाइना में। तो जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एंटर करते हैं उनमें से ज़्यादातर जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो हमने अभी देखा था कि कुछ स्पर्म सेल्स सर्विक्स के थ्रू यूटेरस में पहुंच चुके हैं। तो जो स्पर्म्स होते हैं वो यूटेरस से पास होकर फैलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं। तो यहाँ भी एक गौर करने वाली बात है कि जो स्पर्म्स यूटेरस में होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि किस फैलोपियन ट्यूब में इस मंथ में एग रिलीज हुआ है। तो स्पर्म्स दोनों लेफ्ट और राइट वाली फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाते हैं। तो जो स्पर्म रॉन्ग फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाते हैं वो तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रॉन्ग से मेरा मतलब है कि उस वाले फैलोपियन ट्यूब में जिसमें कि इस मंथ एग रिलीज नहीं हुआ है। तो कुछ स्पर्म तो ऐसे डीएक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ स्पर्म जो है वो उस फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं जिसमें कि एग रिलीज हुआ है। तो अभी भी काफ़ी सारे स्पर्म सेल्स होते हैं जो कि बच जाते हैं। तो इन बचे हुए स्पर्म सेल्स में से ही कोई एक स्पर्म्स एग से फ्यूज हो जाता है और जाइगोट फॉर्म कर लेता है। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रही है? तो ये जो प्रोसेस है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रही है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जो जाइगोट बनता है वो डिवाइड होता है एम्ब्रियो को फॉर्म करने के लिए। तो हुआ क्या, सबसे पहले स्पर्म सेल आया, वो फ्यूज हुआ एग के साथ और जाइगोट फॉर्म होता है। उसके बाद जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है और एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो यहाँ से मेन जो प्रोसेस है वो अब शुरू होती है। तो जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है तो जो यूटेरस होता है वो अपने आप को रेडी करता है उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन का मतलब उसको रखने के लिए। तो इसके लिए यूटेरस की जो इनर लाइनिंग होती है वो थिक होने लगती है और वो रिचली सप्लाइडेड हो जाती है ब्लड वेसल से। तो ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए। तो जब यूटेरस रेडी हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए तो जो एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में। तो जैसे ही एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है तो एक स्पेशल टिश्यू डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है यूटेरस और एम्ब्रियो के बीच में, जिसे कि प्लासेंटा कहा जाता है। और ये जो प्लासेंटा होता है वो एक कनेक्शन होता है एम्ब्रियो और मदर साइड के बीच में। और इसकी जो एम्ब्रियो साइड होती है उसमें विलाई प्रेजेंट होती हैं और जबकि इसकी मदर साइड में ब्लड स्पेसेस पाई जाती हैं।
तो जो मदर की साइड में जो ब्लड स्पेसेस होती हैं उनमें ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाई जाती है डेवलपिंग फीटस तक। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन डेवलपिंग फीटस तक पहुंचते हैं तो डेवलपिंग फीटस उस ऑक्सीजन और ग्लूकोज को यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है। और ये जो वेस्ट मटेरियल होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज होता है। तो ये तो हमने देख लिया प्लेसेंटा का वर्क। तो जो एम्ब्रियो होता है वो यहीं पर यूटेरस में ही कम्प्लीटली डेवलप होता है और इस पूरे पीरियड को यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, जो कि 9 मंथ्स का होता है। तो ये तो बात हो गई कि जब एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि जब स्पर्म सेल्स होते हैं वो फीमेल के पास होते हैं। लेकिन हर कंडीशन में तो ऐसा नहीं होता है कि स्पर्म सेल्स फीमेल के पास हो उसे फर्टिलाइज करने के लिए। तो अब हम देखते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी कि क्या होता है जब एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो ये लगभग 1 से 2 दिन तक जिंदा रहता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओवरी होती है वो हर महीने एग को रिलीज करती है, इसीलिए जो यूटेरस होता है वो हर महीने अपने आप को फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर करता है। और ये प्रिपेयर कैसे करता है अपने आप को, तो इसके लिए ये देखिए, ये जो यूटेरस है इसकी जो लाइनिंग होती है वो थिक और स्पॉन्जी हो जाती है, जो कि एम्ब्रियो को नरिश कर सकती थी। तो लेकिन यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो हुआ ही नहीं, इसीलिए इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये जो लाइन है वो धीरे धीरे टूट जाती है और वेजाइना से एज अ ब्लड और म्यूकस बाहर निकल जाती है। और ये जो साइकिल होती है वो हर महीने में होती है और इस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है, जो कि यूजुअली 2 to 6 डेज तक लास्ट करती है। तो यहाँ पर हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझना है, जो कि है मेनार्क और मेनोपॉज। तो पहले हम समझते हैं मेनार्क को। तो मेनार्क इज डिफाइंड एज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन द फीमेल एडोलेसेंट। तो किसी भी फीमेल इंडिविजुअल की पहली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड होती है उसे मेनार्क कहते हैं। यानी कि कोई भी फीमेल इंडिविजुअल पहली बार जब मेंस्ट्रुएट करती है तो उस कंडीशन को मेनार्क कहते हैं। और फीमेल्स में मेनार्क की एवरेज एज होती है 12.4 ईयर्स। तो अब हम समझते हैं दूसरे इंपोर्टेंट टर्म को, जो कि है मेनोपॉज। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द टाइम ऑफ लाइफ व्हेन अ वुमेन ओवरी स्टॉप प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स एंड एग एंड मेंस्ट्रुअल पीरियड्स स्टॉप। यानी कि ये जो है वो एक कंडीशन होती है जब फीमेल की ओवरीज एग और हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद कर दे और मेंस्ट्रुअल साइकिल होना परमानेंटली बंद हो जाए। और ये जो है वो यूजुअली 45 to 50 ईयर्स में होता है फीमेल्स में। तो यहाँ इस क्लास में हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये डिटेल हिस्ट्री नहीं है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो अगर आप अगली क्लास में बायोलॉजी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन की डिटेल स्टडी करने को मिलेगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि ये जो है वो कंप्लीट स्टेट होती है किसी भी इंडिविजुअल की जिसमें वो फिजिकली, मेंटली और सोशली सही और अच्छी सोच रखता है रिप्रोडक्शन के हर एक एक्सपेक्ट में। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए, दोनों इंडिविजुअल की सहमति होना चाहिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए। और हर एक इंडिविजुअल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो कि उन्हें होने चाहिए रिप्रोडक्शन के एक्सपेक्ट में। तो उसी नॉलेज को देखते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं एसटीडीज की, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की। तो ये बे डिसीजेज होती हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमें इनके 2 टाइप्स के एग्जाम्पल को देखना है, जिसमें कि पहला है बैक्टीरियल एसटीडी और दूसरी है वायरल एसटीडी। तो बैक्टीरियल एसटीडीज में गोनोरिया और सिफिलिस आपके एग्जाम्पल हैं। तो वायरल एसटीडीज में एचआईवी और वार्ड्स आपके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ हमें इनके बारे में बस इतना ही जानना है। तो अब मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि मुझे लगा कि आपको होनी चाहिए। तो अभी आपने एक वायरल डिसीज का नाम सुना था एचआईवी। तो एचआईवी होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि एक बहुत ही खतरनाक डिसीज होती है जिसका कि इलाज अभी पॉसिबल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की। तो एनी अप्रोच दैट आर यूज्ड टू प्रिवेंट द कंसेप्शन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी रेफर्स टू कॉन्ट्रासेप्शन। तो कोई भी अप्रोच जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज की जाती है उन्हें हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। तो इसे आप ऐसे समझिए कि मान लो कि कोई कपल है और उसे कुछ टाइम के लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, या फिर उनका पहले कोई चाइल्ड है और अभी कुछ टाइम तक उन्हें प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रासेप्शन मेथड काम आती हैं। और ये जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स होते हैं इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। तो पहले हम देखते हैं बैरियर मेथड्स को।
तो बैरियर मेथड में किसी भी फिजिकल डिवाइस के द्वारा स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक किया जाता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाने से। फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम्स, डायफ्राग्राम्स, सर्वाइकल कैप ETC। तो ये कुछ बैरियर मेथड्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है केमिकल मेथड्स। तो इन मेथड्स में बॉडी के हार्मोन्स को केमिकली अल्टर किया जाता है पिल्स की हेल्प से, जो कि फीमेल बॉडी में एग के मैच्योरेशन या फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल ओरल्स और वेजाइनल पिल्स। तो होता क्या है, ये जो पिल्स होती हैं वो बॉडी के हार्मोन्स में चेंज कर देती हैं, जिससे वो अनसुटेबल हो जाती हैं एग के फर्टिलाइजेशन के लिए। और ये जो पिल्स होती हैं इनके हमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आते हैं IUCDs, जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इन डिवाइसेस को यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कॉपर टी। तो जो कॉपर टी होती है उसे यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है, जो कि स्पर्म्स की मोटिलिटी को रिड्यूस करता है और प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है। तो अब हम देखते हैं तीसरे टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को, जो कि है सर्जिकल मेथड। तो ये जो मेथड होती है वो सबसे हाईली इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होती है, और इसका यूज तब किया जाता है जब कपल्स को जिन्हें रिक्वायर्ड चिल्ड्रन चाहिए थे वो उन्हें मिल चुके हैं और अब उस कपल को फर्दर चिल्ड्रन की जरूरत नहीं है। तो ये जो है वो दो टाइप्स की होती है, जो कि है बेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो पहले हम समझते हैं बेसेक्टोमी को। तो बेसेक्टोमी की जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ मेल्स में ही होती है, जिसमें कि मेल के बास डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है स्पर्म ट्रांसफर को प्रिवेंट करने के लिए। तो आप जानते हैं कि स्पर्म जो है वो बास डिफरेंस के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो बेसेक्टोमी की प्रोसेस में इस बास डिफरेंस को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म्स का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और अब हम बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी की। तो ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ फीमेल्स में ही पॉसिबल होती है। इस प्रोसेस में जो फीमेल्स की फेलोपियन ट्यूब होती है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, जो कि एग के ट्रांसफर को प्रिवेंट करती है। तो मान लीजिए कि अगर कोई कपल है और उन्हें परमानेंटली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, तो इसके लिए या तो मेल बेसेक्टोमी करा ले या फिर फीमेल जो है वो ट्यूबेक्टोमी करा ले। तो ये जो सर्जिकल मेथड होती है वो सबसे ज़्यादा हाईली इफेक्टिव होती है, लेकिन इसकी जो रिवर्सिबिलिटी होती है उसके बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, कि यानी कि एक बार ट्यूबेक्टोमी या बेसेक्टोमी हो जाती है तो इसके रिवर्स होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की लिस्ट को देख लेते हैं, जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। तो इस चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं, जिसमें कि पहला है फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और दूसरा है पोलन का जर्मिनेशन स्टिग्मा पर, और तीसरा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और चौथा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो चारों डायग्राम है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।